बृहस्पति का नीतिशास्त्र। नीतिशास्त्र के प्रणेताओं में आचार्य बृहस्पति का नाम पर्याप्त सम्मान के साथ लिया जाता है। सामान्यतया बृहस्पति का नाम नीतिशास्त्र के प्रणेता, अमित प्रज्ञ तथा योगाचार्य के रूप में ख्याति प्राप्त है। महाभारत के शांति पर्व के 58वें अध्याय में बृहस्पति का तथा उनके द्वारा लिखित नीति के श्लोकों का सहस्र अध्यायों में वर्णन प्राप्त होता है। वात्स्यायन के काम सूत्र में भी इसी प्रकार का उल्लेख प्राप्त होता है। इसी प्रकार से कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के आरंभ में, भोज ने युक्ति कल्पतरु में, संस्कृत नाटककार भास ने प्रतिमा नाटक में, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र में, अश्वघोष ने बुद्धचरित में तथा सोमदेव ने यशस्तिलक चंपू काव्य में बृहस्पति का नामोल्लेख किया है। बृहस्पति के व्यक्तित्व तथा उनकी रचनाओं के विषय में निश्चित रूप से ज्ञात नहीं होता है। रामायण में सृष्टि तत्ववेत्ता किसी बृहस्पति का उल्लेख प्राप्त होता है। संहिताकार बृहस्पति का भी नामोल्लेख किया गया है, किंतु नीति सूत्र के रचयिता तथा संहिताकार बृहस्पति के मध्य साम्यता परिलक्षित नहीं होती है। उपर्युक्त ग्रंथों में प्राप्त विवरणों के आधार पर यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि बृहस्पति संस्कृत साहित्य जगत में पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि इन ग्रंथों में वर्णित बृहस्पति तथा नीति शास्त्र के प्रणेता बृहस्पति एक ही व्यक्ति थे। यह तथ्य निर्विवाद है कि बृहस्पति नीति शास्त्र के प्रणेता के रूप में ख्याति प्राप्त हैं। बृहस्पति का नीति शास्त्र जीवन जीने का एक महत्वपूर्ण सूत्र है। यह नीति शास्त्र केवल राजनेताओं के लिए नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए सामर्थ्य, ज्ञान और नैतिकता का समुच्चय है। इस नीति शास्त्र में नीति, युक्ति, प्रज्ञा और संयम जैसे महत्वपूर्ण तत्वों को समाहित किया गया है, जो व्यक्ति की व्यावहारिक मार्गदर्शन में सहायक होते हैं। बृहस्पति का ध्यान व्यक्तिगत विकास के साथ साथ समाज और राष्ट्र की समृद्धि पर भी केंद्रित है। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने स्वार्थों को त्याग कर समाज का कल्याण पहले रखे। जब समाज की भलाई व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर आ जाती है तो न केवल व्यक्ति बल्कि पूरे समाज की प्रगति सुनिश्चित होती है। इस दृष्टिकोण से बृहस्पति का नीतिशास्त्र हमें यह सिखाता है कि विचारशीलता और परोपकार का मार्ग अपनाना चाहिए। शुक्र नीति। इस ग्रंथ के प्रणेता शुक्राचार्य का नाम नीतिशास्त्र के रचनाकारों के मध्य पर्याप्त सम्मान पूर्वक लिया जाता है। इनको उष्णा काव्य तथा भार्गव के नाम से भी प्रसिद्धि प्राप्त है। महाभारत में उष्णा को अमित प्रज्ञन तथा महायशाह की उपाधियों से अलंकृत किया गया है। शुक्र नीति में सूत्रात्मक शैली में जीवन को सुखद तथा लाभप्रद बनाने के लिए उपयोगी विषयों का वर्णन उपलब्ध होता है। इसकी विशिष्ट तथा सुबोध शैली पाठकों को सहज ही प्रभावित करती है तथा इसमें वर्णित तथ्य अंतःस्थल में स्थायी भाव स्थापित करने में सक्षम होते हैं। इस ग्रंथ के अनेक श्लोक मनुस्मृति, महाभारत तथा पुराणों में भी उपलब्ध होते हैं। इसके रचनाकार के संबंध में अनुचिंतकों, विवेचकों तथा इतिहासविदों के पृथक पृथक मत हैं। परंपरागत चिंतक इस ग्रंथ के रचयिता शुक्राचार्य को मानते हैं। अपने मत की पुष्टि में वे परंपरागत तथा अंतः साक्ष्य को प्रामाणिक मानते हैं। अंतः साक्ष्य के रूप में शुक्र नीति सार के श्लोकों को प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। प्राप्त शुक्र नीति में वर्णित है कि असुरों के द्वारा शुक्राचार्य की पूजा, वंदना तथा स्तुति करने के उपरांत उनसे पूछने पर कि उन्होंने सृष्टि के पालन तथा विनाश के कारण स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करके उन असुरों से विधिवत नीति शास्त्र के सार का वर्णन 1 करोड़ की संख्या वाले नीति विषयक श्लोकों में किया। आधुनिक इतिहासकारों ने गुप्त साम्राज्य से उत्तरवर्ती तथा हर्षवर्धन से पूर्ववर्ती स्थिति के वर्णन की प्राप्ति के आधार पर यह तर्क प्रस्तुत किया है कि गुप्तोत्तर काल की परिस्थिति को नियंत्रित करने के लिए सर्वविदित उपायों का जो संकेत इस ग्रंथ में प्राप्त होता है, उसके आधार पर यह स्पष्ट होता है कि यह ग्रंथ शुक्राचार्य का नहीं है। आधुनिक विचारकों के अनुसार कौटिल्य इत्यादि के द्वारा वर्णित औशनस सिद्धांत भी इस ग्रंथ में उपलब्ध नहीं होता है। उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करने के उपरांत यह संभावना व्यक्त की जा सकती है कि संभवतया शुक्र नीति में वर्णित विषय शुक्राचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का संक्षिप्त रूप हो, किंतु इस तथ्य को सुनिश्चित स्वरूप प्रदान नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर जगदीश चंद्र मिश्र के अनुसार इतिहासकारों ने इसको गुप्तोत्तर एवं हर्ष पूर्व काल की रचना सिद्ध करने का प्रयास किया है।
किंतु ऐसा प्रयास स्वपक्ष तो होता है, परंतु उसकी तुलना देशकाल की स्थिति, तत्कालीन भाषा, अभिव्यक्ति की शैली तथा सामाजिक स्वरूप को आधार मानकर की जाती है। इन विषयों पर जब ध्यान जाता है तो तारतम्य को कोई सूत्र या तुलनात्मक स्थिति का कोई विशिष्ट स्वरूप हाथ नहीं आता है। गुप्तकाल के जो अभिलेख इतिहास के संग्रहालय में उपलब्ध हैं, उनकी प्रांजल भाषा, स्पष्ट शैली, सुंदर अभिव्यक्ति एवं संश्लिष्ट शब्द संयोजन के शुक्र नीति की भाषा में दर्शन नहीं होते। प्रत्युत शुक्र नीति के आर्ष प्रयोगों की भरमार इसे गुप्त काल से बहुत पीछे ढकेल देता है, क्योंकि गुप्त युग की गाथा बतलाने वाली प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन की भाषा और शुक्र नीति की भाषा में कोई तुलना नहीं है। इस ग्रंथ में वर्णित विषयों, जाति व्यवस्था, आचार विचार, वैवाहिक संबंध की स्थिति, स्थापत्य कला का सविस्तार वर्णन तथा कुल, श्रेणी एवं गण इत्यादि का कुछ विशिष्ट संस्थाओं के विवरण से यह गुप्तकाल की उत्तरवर्ती रचना प्रतीत होती है। यह ग्रंथ मुख्य रूप से राजनीति का प्रख्यापक ग्रंथ प्रतीत होता है। राजा, राज्य तथा प्रजा इसके तीन प्रमुख आधार बिंदु है। राजनीति के अतिरिक्त इसमें समाज नीति का भी वर्णन उपलब्ध होता है। समाजोपयोगी लगभग समस्त विषयों का समावेश इस ग्रंथ में किया गया है। इस ग्रंथ की भाषा सहज एवं सरल है। इस प्रकार की महती विशिष्टताओं से समन्वित यह ग्रंथ नीति साहित्य के प्रमुख ग्रंथों में तथा इसके रचनाकार शुक्राचार्य विशिष्ट नीति साहित्यकारों के मध्य सम्माननीय स्थान से गौरवान्वित हैं। चाणक्य रचित नीति साहित्य। भारत के प्राचीन समय में आचार्य चाणक्य का नाम न केवल राजनीति में बल्कि नीति शास्त्र के क्षेत्र में भी अत्यधिक सम्मान के साथ लिया जाता है। ये केवल एक आचार्य नहीं बल्कि एक दूरदर्शी नेता और विचारक भी थे। नीति साहित्य के रचनाकारों के मध्य आचार्य चाणक्य का नाम पर्याप्त श्रद्धा एवं सम्मान पूर्वक लिया जाता है। इनको चाणक्य के अतिरिक्त आचार्य, राजनीतिकार, नीति शास्त्र के मर्मज्ञ तथा राजनीति के प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र के प्रणेता के रूप में भी जाना जाता है। प्राप्त तथ्यों के आधार पर इनका पिता द्वारा प्रदत्त नाम विष्णुगुप्त था। चणक नामक आचार्य के पुत्र होने के कारण इनका चाणक्य नाम पड़ा। अत्यधिक कुशाग्र बुद्धि होने के कारण भी इनकी ख्याति चाणक्य अत्यंत पटु के नाम से हो गई। कुटिल नीति के निर्माता होने के कारण इनको कौटिल्य या वक्र नाम से भी जाना जाता है। महामहोपाध्याय टी गणपति शास्त्री के अनुसार कुटिल गोत्रोत्पन्न पुमान कौटिल्य अर्थात कुटिल गोत्र में उत्पन्न होने के कारण यह कौटिल्य नाम से विख्यात हुए। कामंदकीय नीतिसार में इनको कौटिल्य इति गोत्र निबंधना विष्णुगुप्त संज्ञा अर्थात कौटिल्य इस गोत्र से संबद्ध होने के कारण विष्णुगुप्त की संज्ञा निबद्ध की गई है। कौटिल्य, चाणक्य तथा विष्णुगुप्त तीनों नामों से संबंधित कई संदर्भ मिलते हैं, किंतु इन तीनों नामों के अलावा उसके और भी कई नामों का उल्लेख किया गया है, जैसे वात्स्यायन, मलंग, द्रविमल, वाराणक तथा कात्यायन इत्यादि। इन भिन्न भिन्न नामों में उपयुक्त अथवा अनुप्रयुक्त का निर्णय विवादास्पद है, परंतु अधिकांश पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों ने अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में कौटिल्य नाम का ही प्रयोग किया है। अतएव इन तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि चाणक्य का पितृ प्रदत्त नाम विष्णुगुप्त था। उनकी विशिष्टताओं के कारण कौटिल्य तथा आचार्य चाणक्य के शिष्यत्व के कारण चाणक्य नाम विख्यात हो गया। यह तथ्य निर्विवाद है कि अर्थशास्त्र के प्रणेता के रूप में तथा नीति शास्त्रकार के रूप में इनका नाम पर्याप्त श्रद्धा तथा सम्मान के साथ लिया जाता है। चाणक्य द्वारा रचित नीति परक ग्रंथों में चाणक्य नीति सूत्राणी, चाणक्य सूत्रम तथा चाणक्य नीति दर्पण ग्रंथ प्राप्त होते हैं। चाणक्य नीति सूत्राणी 8 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें कुल 553 सूत्र हैं। इसमें साम्राज्य संपादन की सर्व सुख कारण रूपता, सन्मंत्र की आवश्यकता, शत्रु तथा मित्रों का वर्णन, इष्ट तथा उसके कार्य सिद्ध करने का प्रकार, सामंत नीति इत्यादि विषयों का सूत्रपरक शैली में वर्णन किया गया है। चाणक्य सूत्रम भी नामानुसार सूत्र शैली में निबद्ध रचना है। इस ग्रंथ में 572 सूत्रों में नीति से संबद्ध लगभग समस्त विषयों का वर्णन प्राप्त होता है। चाणक्य नीति दर्पण 17 अध्यायों में विभक्त ग्रंथ हैं। इसमें जीवन को सुखी एवं लाभदायक बनाने के लिए विविध विषयों को
सरल एवं सुबोध रूप में अभिव्यक्त किया गया है। इसकी विषय वस्तु पर्याप्त विस्तृत है। जीवन के लगभग समस्त उपयोगी विषयों का इसमें वर्णन प्राप्त होता है। इन ग्रंथों के अतिरिक्त चाणक्य शतकम में 340 श्लोक हैं। इनके राजनीति समुच्चय तथा वृद्ध चाणक्य ग्रंथों की गणना नीतिपरक ग्रंथों के अंतर्गत की जाती है। विदुर नीति। विदुर नीति एक अद्वितीय ग्रंथ है जो राजनीति और धर्म के गूढ़ संस्कारों को प्रकट करता है। संस्कृत वाङ्मय के विश्वकोश स्वरूप तथा उपजीव्य काव्य के आधार स्तंभ, महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत प्रजागर पर्व के 33वें अध्याय से 40वें अध्याय पर्यंत कुल 8 अध्यायों में विदुर नीति वर्णित है। यह नीति विषयक प्रसिद्ध ग्रंथ राजनीति से संबद्ध विषय का अमूल्य रत्न स्वरूप है। इसके माध्यम से झांत होता है कि उनकी नीतियों में न केवल शासक के धर्म और कर्तव्य का चित्रण है, बल्कि मानवता के प्रति भी नैतिक दृष्टिकोण प्रदर्शित होता है। इस ग्रंथ के प्रणेता महात्मा विदुर व्यासदेव से दासी से उत्पन्न क्षेत्रज पुत्र है तथा धृतराष्ट्र के अनुज भ्राता थे। जन्मना दासी पुत्र होते हुए भी वह कर्मणा धर्मपरायण व्यक्ति थे। राज्य का भार वहन नहीं करने पर भी वह सदैव राज्य के हित चिंतन में लीन रहा करते थे। वह एक युगदृश्य तथा कर्मयोगी थे। अपने कर्मों के कारण वह सदैव सभी से सम्मान प्राप्त किया करते थे। विदुर नीति में व्यवहार, नीति, सदाचार, धर्म, सुख दुख प्राप्ति के साधन, त्याज्य तथा ग्राह्य गुणों एवं कर्मों का निर्णय, त्याग का माहात्म्य, न्याय का स्वरूप, सत्य, परोपकार, क्षमा, अहिंसा, मित्र के लक्षण, कृतघ्न की दुर्दशा तथा लोभहीनता का निरूपण राजधर्म के वर्णन के साथ किया गया है। विदुर ने इसमें चिंतित एवं विचलित धृतराष्ट्र को उसके कर्तव्यों का स्मरण करवाते हुए पंडित एवं मूर्ख का लक्षण दिया है। बुद्धि के स्वरूप एवं माहात्म्य को स्पष्ट किया है। संघ शक्ति की प्रशंसा की है। श्रेष्ठ आचार संहिता तथा विद्यार्थी के लक्षण एवं कर्तव्य इत्यादि का भी वर्णन सुंदर एवं आकर्षक शैली में किया है। इस ग्रंथ का प्रमुख विषय राजधर्म का निरूपण करना है। राजनीति के अतिरिक्त धर्म तथा सदाचार के वर्णन से इसमें सामाजिक हित चिंतन भी स्पष्ट परिलक्षित होता है। इसको भारतीय संस्कृति तथा मानवता का प्रतिपादक ग्रंथ कहा जा सकता है। भारतीय संस्कृति की लगभग समस्त विशिष्टताएं इस ग्रंथ में समाहित है। साहित्यिक गरिमा की दृष्टि से इसकी भाषा में सरलता, भावुकता, प्रसाद गुणों का लालित्य तथा सरल एवं सहज रूप में अलंकारों का प्रयोग प्राप्त होता है। इस ग्रंथ में अर्थ गांभीर्य भी है। यह ग्रंथ मात्र एक नीतिपरक ग्रंथ नहीं है, अपितु यह भारतीय संस्कृति का प्रतिपादक, पुरुषार्थ चतुष्ट की प्राप्ति का साधक, साहित्यिक विशिष्टताओं से समन्वित तथा भारतीय संस्कृति का पोषक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में मूल रूप से धृतराष्ट्र द्वारा अनुज विदुर से पूछे गए प्रश्नों का तथा विदुरा द्वारा उपदेशात्मक शैली में समाधान का वर्णन प्राप्त होता है। अतएव नीतिपरक ग्रंथों में यह ग्रंथ स्वविशिष्ट शैली तथा विविध विशिष्टताओं के कारण महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। विदुर की नीतियों में त्याग का महत्व, सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा और परोपकार की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया है। उनका यह कहना कि मित्रों के गुण, दूसरों की सहायता करना ही समाज का आधार है, सामाजिक एकता की नींव रखता है। विदुर ने स्पष्ट किया कि न्याय केवल शक्ति के माध्यम से नहीं, बल्कि बौद्धिकता और विवेक के साथ लागू करना चाहिए। वे यह बताते हैं कि लोभ और कृतघ्नता से बचना इंसान की महानता का प्रतीक है। राजधर्म को स्पष्ट करते हुए विदुर ने बताया कि राजनीति केवल सत्ता तक सीमित नहीं होती, बल्कि सामाजिक कल्याण और मानवता के साथ जुड़ी हुई है। हितोपदेशः हितोपदेश एक अद्भुत ग्रंथ है जो व्यावहारिक, लौकिक और राजनीतिक ज्ञान से परिपूर्ण लघुकाय कथाओं का अनुपम संग्रह है। इसके संग्रहकर्ता नारायण पंडित थे। इनके आश्रयदाता बंगाल के राजा धवल चंद्र थे। इस ग्रंथ के अंतिम संधि भाग में कामना की गई है कि हिमालय तनया पार्वती के प्रेम में भगवान शंकर की स्थिति पर्यंत, मेघों के मध्य में विद्यमान विद्युत के सदृश, भगवान विष्णु के हृदय में लक्ष्मी के निवास पर्यंत, दावाग्नि की ज्वाला के समान तथा हेमकूट के समान जिसकी चमक सूर्यवत है,
नारायण पंडित द्वारा रचित कथाओं का यह संग्रह सदा प्रचलित रहे। इसके साथ ही एतदर्थम गुर्जर प्रदेश के मांडलिक राजा धवलचंद्र को इस संग्रह की परिश्रम पूर्वक रचना करवाकर प्रचार करवाने हेतु शत्रुओं पर विजय की कामना की गई है। इस ग्रंथ की रचना का मूल उद्देश्य भागीरथी गंगा के तट पर पाटलिपुत्र पटना नामक नगर के सुदर्शन नामक गुणी राजा के विद्याध्ययन से, विरत शास्त्र से विमुख व्यसनों में आसक्त पुत्रों को राजनीति विषयक ज्ञान प्रदान करवाना है। अपने पुत्रों की गुणहीनता से क्षुब्ध राजा सुदर्शन ने पंडितों की सभा को आहूत करके अपने मूर्ख पुत्रों को नीति शास्त्र में पारंगत बनाने की घोषणा की थी। राजा की घोषणा को सुनकर नीति शास्त्र कुशल विष्णु शर्मा नामक पंडित ने उन राजपुत्रों को 6 माह के अंदर नीति शास्त्र विद्य बनाने का वचन दिया। राजा सुदर्शन ने भी विष्णु शर्मा की प्रतिज्ञा से आश्वस्त होकर अपने पुत्रों को विष्णु शर्मा को सौंप दिया। विष्णु शर्मा ने भी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन राजपुत्रों को 6 माह में नीति शास्त्र का ज्ञाता बना दिया। वही नीति ज्ञान कथाओं के रूप में इस ग्रंथ में वर्णित है। यह ग्रंथ कथामुख के अतिरिक्त मित्र लाभ, सुहृद भेद, विग्रह तथा संधि के रूप में 4 भागों में विभक्त है। इसमें कुल मिलाकर 41 कथाएं तथा 724 श्लोक हैं। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा के परिज्ञान हेतु सुलभ एवं साधन स्वरूप है। गहनतम विषयों को इसमें सरल तथा आकर्षक शैली में अभिव्यक्त किया गया है। इसके रचनाकार ने इसको संस्कृतोक्तिषु पाटवम, संस्कृत की उक्तियों में पटु तथा सर्वत्र वाचो वैचित्र्यम, वाणी में सर्वत्र विचित्रता युक्त तथा नीति विद्या प्रदाता कहा है। इस ग्रंथ में वर्णित कथाओं के पात्र पशु तथा पक्षी हैं, जिसके कारण ये कथाएं पर्याप्त रोचक प्रतीत होती हैं। बालोपयोगी ये कथाएं उपदेश प्रधान हैं तथा नीति ज्ञान से परिपूर्ण हैं। संस्कृत वाङ्मय में यह ग्रंथ अपनी उपर्युक्त महती विशिष्टताओं के कारण विशिष्ट स्थान से गौरवान्वित है। अन्य ग्रंथ उपर्युक्त नीति विषयक ग्रंथों के अतिरिक्त मैसूर विश्वविद्यालय द्वारा ओरिएंटल शोध संस्थान प्रकाशन की संस्कृत प्रकाशमाला के सामान्य संपादक एवं निदेशक श्री एच देवरप्पा के द्वारा कौटिल्यार्थ शास्त्र संग्रह बृहस्पति चाणक्य सोमदेवानाम नीति सूत्राणि च नामक ग्रंथ प्राप्त होता है। नाम के अनुसार इस ग्रंथ में कौटिल्य शास्त्र के नीति सूत्र संग्रहों के अतिरिक्त बृहस्पति, चाणक्य तथा सोमदेव के नीति सूत्रों का संग्रह प्राप्त होता है। नीति शिक्षा नामक लघुकाय ग्रंथ में शुक्र नीति, कामंदक नीतिसार, महाभारत के शांति पर्व, चाणक्य के सूत्रों का, सोमदेव के नीति वाक्यामृतम, क्षेमेंद्र की चारुचर्या, विष्णु शर्मा के पंचतंत्र, गुमानी के उपदेश शतकम तथा सुभाषित रत्न भांडागार की शिक्षा परक सूक्तियों का संकलन प्राप्त होता है। शेख सादी कृत पंदनामा अथवा करीम नाम से प्रसिद्ध फारसी ग्रंथ के श्री रामस्वामी विरचित संस्कृत तथा हिंदी अनुवाद में प्राप्त नीति प्रबंध नामक काव्य ग्रंथ प्राप्त होता है। इस लघुकाय ग्रंथ में 202 पद्मों में विवेच्य विषय के नामोल्लेख पूर्वक नीति की विवेचना प्रस्तुत की गई है। नीति संग्रह नामक लघु पुस्तिका में नाम के अनुरूप नीति के श्लोकों को प्रस्तुत किया गया है। श्री A.N. भट्ट द्वारा विरचित नीति कथा भांडारम में 100 अति लघु नीति कथाओं का संकलन प्राप्त होता है। इस प्रकार से उपर्युक्त वर्णित नीति ग्रंथ संस्कृत साहित्य के गौरव स्वरूप तथा पर्याप्त उपयोगी एवं लाभकारी हैं। पंचतंत्र। पंचतंत्र एक अद्वितीय ग्रंथ है जिसमें नीति शास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों का समावेश किया गया है। इस ग्रंथ का रचनाकर्ता पंडित विष्णु शर्मा है, जिसने इसे बच्चों और राजपुत्रों को नैतिक शिक्षा देने के लिए लिखा। इसमें विभिन्न पशु कथाओं के माध्यम से मनोरंजक तरीके से जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं का चित्रण किया गया है। प्रत्येक कथा केवल मनोरंजन नहीं करती, बल्कि शिक्षाप्रद संदेश भी देती है, जिससे ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। पशु कथाओं के रूप में लिखित नीति शास्त्र तथा अर्थशास्त्र शाखा द्वय से समन्वित यह ग्रंथ मूल रूप से शिक्षा प्रधान ग्रंथ है। यह ग्रंथ मात्र धर्म शास्त्र के समान सदाचार का उपदेशक शास्त्र नहीं है, अपितु इसके अंतर्गत व्यावहारिक राजनीति में मनुष्य के कर्तव्यों का, उसके दैनिक जीवन का तथा पारस्परिक संपर्क के सामान्य तथ्यों का निरूपण किया गया है।
इस ग्रंथ का प्रमुख उद्देश्य राजपुत्रों को नैतिक शिक्षा एवं साम दाम दंड भेद का लोक व्यवहार का उपदेश प्रदान करना है। अतएव इस ग्रंथ में धर्मशास्त्र का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। इस ग्रंथ के रचयिता पंडित विष्णु शर्मा हैं, जिनका उल्लेख कथामुख में स्पष्ट रूप से किया गया है। इसमें विष्णु शर्मा को समस्त अर्थशास्त्र के तत्वों का ज्ञाता बतलाया है तथा उनको छात्र सभा में पर्याप्त प्रतिष्ठा प्राप्त थी। अनेक विद्वान विष्णु शर्मा तथा आचार्य चाणक्य को एक ही व्यक्ति मानते हैं, किंतु पंचतंत्र के कथामुख में अर्थशास्त्राणी चाणक्यादीनि के उल्लेख से विष्णु शर्मा तथा चाणक्य पृथक पृथक व्यक्ति थे, यह तथ्य स्पष्ट होता है। एक ही व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार का लेखन संभव नहीं हो सकता है। चाणक्य की अति विद्वत्ता के कारण इस प्रकार की संभावना संभव हो सकती है। इस ग्रंथ का रचनाकाल हर्टेल महोदय ने 200 ईसा पूर्व का उत्तरवर्ती माना है। पंचतंत्र में दीनार शब्द का उपयोग किया गया है। दीनार रोमन सिक्का था। यह प्रथम शती में भारत में आया था। इस आधार पर कीथ महोदय ने इसका रचनाकाल 200 ईसा पूर्व अथवा उसका उत्तरवर्ती माना है। चाणक्य को पंचतंत्र का रचयिता मान लेने पर इस ग्रंथ का रचनाकाल चंद्रगुप्त मौर्य 345 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व माना जा सकता है। चंद्रगुप्त का काल राजनीतिक परिवर्तन का काल था। उस समय इस प्रकार के ग्रंथ की आवश्यकता थी। भाषा की सहजता तथा सफलता की दृष्टि से इस ग्रंथ का रचनाकाल 300 ईसा पूर्व मानना उचित प्रतीत होता है। पंचतंत्र नाम के अनुसार ही यह ग्रंथ मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकियम, लब्ध प्रणाश तथा अपरीक्षित कारकम नामक 5 तंत्रों में विभाजित है। तंत्र शब्द विभाग अथवा खंड का द्योतक है। राजतंत्र तथा गणतंत्र के लिए प्रयोग किया जाने के कारण यह शब्द नीति युक्त शासन विधि का भी परिचायक कहा जा सकता है। संपूर्ण पंचतंत्र में 5 मूल कथाओं के अंतर्गत 71 उपकथाएं तथा 1031 श्लोक विद्यमान हैं। इस ग्रंथ में वर्णित नीति कथाओं में जीवन का व्यावहारिक पक्ष वर्णित है। इन कथाओं में जीवन के उत्कृष्ट तथा निकृष्ट उभय पक्षों का वर्णन प्राप्त होता है। इनमें नीति के कथनों को पद्य के द्वारा तथा कथा के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। एक ही भाव युक्त विभिन्न श्लोकों को विविध नीतिपरक ग्रंथों से उद्धृत किया गया है। स्थान पर संदर्भानुसार सुभाषित भी प्राप्त होते हैं। इसकी शैली सरस एवं सुबोध है। इसमें प्रसाद एवं माधुर्यम गुण विद्यमान हैं। इसके वाक्य लघुकाय तथा प्रभावोत्पादक हैं। प्रयुक्त विशेषणों एवं कल्पनाओं से इसको काव्यात्मक गति प्राप्त हुई है। इसकी भाषा ललित एवं हृदयग्राही है। लघुकाय वाक्यों, सुरुचि युक्त उक्तियों, कथा के प्रवाह तथा अनुभूतियों के यथार्थ चित्रण से यह काव्य रोचक तथा प्रभावपूर्ण प्रतीत होता है। अतएव अपनी नीतियुक्त उपदेशपरक कथाओं तथा सुरुचिपूर्ण उक्तियों के लिए यह ग्रंथ नीतिपरक ग्रंथों में विशिष्ट स्थान से गौरवान्वित है। नीति शतकम। इस ग्रंथ के रचयिता भर्तृहरि का जीवन चरित जनश्रुतियों पर आधारित है। जनश्रुति के आधार पर इनके पिता का नाम गंधर्वसेन था तथा यह विक्रम संवत के संस्थापक महाराज विक्रमादित्य के ज्येष्ठ भ्राता थे। भर्तृहरि के स्थितिकाल के विषय में ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है। स्वयं भर्तृहरि ने भी अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। इनकी रचनाओं से इतना ही ज्ञात होता है कि वह सच्चे प्रजापालक, गुणानुरागी एवं प्रभावशाली राजा थे, किंतु राजोचित व्यवहार से वह अनभिज्ञ थे। भर्तृहरि के श्लोकों के उद्धरण अनेक ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आचार्य आनंदवर्धन ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ ध्वन्यालोक में भर्तृहरि के ग्रंथों के श्लोकों को उद्धृत किया है। इस आधार पर भर्तृहरि का स्थितिकाल 9वीं शती से पूर्व सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त रुपयक, क्षेमेंद्र, मम्मट, अप्पय दीक्षित तथा धनंजय इत्यादि अलंकारियों ने भी इनके ग्रंथों के श्लोकों को उद्धृत किया है। पंचतंत्र में भी भर्तृहरि के द्वारा रचित श्लोक प्राप्त होते हैं। पंचतंत्र का समय 6ठ शतक से पूर्व का माना जाता है। इस आधार पर भर्तृहरि का काल 6ठ शतक से पूर्व का स्थापित होता है। भर्तृहरि के नाम से शतक त्रय, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक तथा नीति शतक, वाक्यपदीय तथा भट्टिकाव्य नामक रचनाएं प्रचलित हैं, किंतु समस्त विद्वानों ने एक मत से भट्टिकाव्य के रचयिता तथा उपर्युक्त अन्य ग्रंथों के रचयिता को पृथक माना है। भर्तृहरि रचित नीति शतकम विविध नैतिक सिद्धांतों का प्रतिपादक उत्कृष्ट ग्रंथ है। इसमें वर्णित नीति संबंधी सिद्धांत
किसी विशिष्ट जाति, कर्म अथवा संप्रदाय से संबद्ध नहीं है, अपितु इसमें समग्र मानव जाति के लिए उपदेश प्रदान किया गया है। इसमें वर्णित नीति वर्णन राजनीति से संबद्ध नहीं है, अपितु इसके द्वारा लोक व्यवहार में कुशलता प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। इसका संपूर्ण विषय मनुष्य के गहन सांसारिक अनुभव पर आधारित है। विद्या, वीरता, सज्जनता, मूढ़ता, साहस, मित्रता, मान, शौर्य, परोपकार, धर्म, तप तथा भाग्य इत्यादि विषयों का इसमें विशद विवेचन किया गया है। ये वर्णन सरल, सुबोध, सहज तथा हृदयग्राही हैं। इसके श्लोक सूक्त के भंडार है। इन विशिष्टताओं से समन्वित यह ग्रंथ नीति साहित्य का श्रेष्ठ ग्रंथ है। कामंदकीय नीतिसार। कामंदकीय नीतिसार एक अद्वितीय ग्रंथ है जो भारत के प्राचीन राजनीतिक विचारों का अद्भुत संचय प्रस्तुत करता है। यह ग्रंथ, जो नीतिसार होने के बावजूद राजनीति पर केंद्रित है, राजाओं के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है। यह ग्रंथ नीतिसार होने पर भी इसके समस्त विषय महाराजाओं के लिए परमोपयोगी हैं। यह ग्रंथ विशेष रूप से नामानुसार नीति प्रधान ग्रंथ हैं। कामंदक राजनीति के प्रकांड पंडित तथा आचार्य चाणक्य के शिष्य थे। कामंदक का काल चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। नीतिपरक ग्रंथ होने पर भी यह ग्रंथ मूल रूप से राजनीति प्रधान ग्रंथ माना जाता है। स्वयं कामंदक ने स्वीकार किया है कि सर्वम शास्त्र विशारद, निर्मल ज्ञान संपन्न गुरुवर विष्णुगुप्त प्रणीत शास्त्र का अनुशीलन करने के उपरांत प्राप्त ज्ञान के आधार पर तथा राजनीति के प्रति स्नेह के कारण इस नीति ग्रंथ की रचना की गई है। तो वास्तव में यह ग्रंथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र के सारभूत सिद्धांतों, मुख्यतः राजनीति विद्या का प्रतिपादन करता है। कामंदक ने अपने ग्रंथ में स्वीकार किया है कि उनका यह ग्रंथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्रभावित है। वस्तुतः उन्होंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उद्घृत विचारों का परिवर्तित और संवर्धित रूप अपने ग्रंथ नीतिसार में प्रयुक्त किया है। कामंदक का यह ग्रंथ 19 सर्गों में विभाजित है। पद्यात्मक शैली में निबद्ध होने पर भी इसकी शैली विशेष रूप से पद्यात्मक नहीं है तथा इसकी गूढ़ सरलता इसकी पुरातन स्मृतियों के समीप पहुंचा देती है। कामंदक ने अपने ग्रंथ की रचना का उद्देश्य स्वयमेव स्पष्ट किया है कि राज्य लाभ तथा राज्य प्रतिपालन के संबंध में राजाओं के द्वारा जिन उपायों का पालन अपेक्षित है, उनका वर्णन इस ग्रंथ में विद्यमान है। इस ग्रंथ की विविधता अद्वितीय है तथा इसकी शैली को सारपूर्ण लोकोक्तियों से सघन किया गया है। इसका प्रमुख आकर्षण इसकी संवेदनशीलता है। नैतिक सम्मतियों को सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने के लिए इसमें उपदेशपूर्ण आख्यानों तथा कथाओं को सम्मिलित किया गया है। नैतिक उपाख्यानों के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ हितोपदेश का कामंदक ने अपने ग्रंथ में अनुसरण किया है। इस ग्रंथ में राजनीति से संबद्ध लगभग प्रत्येक विषय को प्रस्तुत किया गया है। राजाओं के कृत्य एवं उनके कर्तव्य, राजकर्मचारी, दुर्ग निर्माण, राजा तथा प्रजा का संबंध, सैन्य समूह, पर्यटन तथा समा में प्रवेश इत्यादि विषयों पर इसमें पर्याप्त शोधपूर्वक विचार किया गया है। यह ग्रंथ राजकुमारों की शिक्षा के लिए पर्याप्त लाभकारी है। सर्व सामान्य व्यक्ति भी इस ग्रंथ के अध्ययन से राजकार्य में निपुणता तथा राजकर्मचारी की योग्यता की शिक्षा प्राप्त कर सकता है। अतएव राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन तथा राजकार्य विषयक बृहद ज्ञान हेतु कामंदक का यह ग्रंथ वरम उपयोगी है। नीति कल्पतरु व्यासदास क्षेमेंद्र की रचना है, जो नीतिगत ज्ञान का एक प्रमुख स्रोत है। यह ग्रंथ न केवल नीति के महत्व को उजागर करता है, बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू से संबंधित ज्ञान की एक अद्भुत छवि प्रदान करता है। ग्रंथ में 138 कुसुमों का विभाजन किया गया है, जो विषय के विवेचन के आधार पर संगठित हैं। प्रत्येक कुसुम में नीति की विविध श्रृंगारिकता को उजागर किया गया है, जिससे पाठक को जीवन के व्यवहारिक और आध्यात्मिक पहलुओं का ज्ञान मिल सके। इस ग्रंथ के माध्यम से नीति का स्वरूप, उसकी महत्ता और विभिन्न प्रकार के सामयिक चलन की जानकारी दी गई है। नीति गोपन और अभिधा के बीच का अंतर स्पष्ट करते हुए लेखक ने व्यावहारिक पंडित के लक्षणों का वर्णन किया है। यह दर्शाता है कि नीति के अध्ययन से न केवल ज्ञान बल्कि विवेक और निर्णय की क्षमता भी बढ़ती है। इन लक्षणों में राजा, मंत्री, पुरोहित और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के गुणों का विश्लेषण किया गया है, जिससे समाज में उनकी भूमिका को समझा जा सके।
नीति कल्पतरु का उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन यापन के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करना है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि सम्मान, बुद्धि, सत्य और धर्म का पालन कैसे किया जाए। इसके साथ ही नीति से लेकर जीवन के विकास में सहायक विभिन्न शिक्षा के संसाधनों का भी वर्णन मिलता है। नीति कल्पतरु अस्तित्व में आने से अब तक अनेक विद्वानों ने इस पर टिप्पणी की है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ता है। साथ ही इस ग्रंथ में स्त्री रक्षा, न्याय और सदाचार का पालन करने के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख किया गया है। यह दर्शाता है कि एक व्यवस्थित समाज में प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। नारी रंजन विधि और बाल्यदी लक्षणों के माध्यम से लेखक ने समाज में महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों के विकास पर भी जोर दिया है। यकीनन यह ग्रंथ न केवल ज्ञान का स्रोत है, बल्कि हमारे समृद्ध जीवन का आधार भी है। व्यासदास क्षेमेंद्र ने अपनी उत्कृष्टता को इस अद्वितीय रचना में प्रदर्शित किया है, जो सदियों से पाठकों को प्रेरित कर रहा है। यह ग्रंथ न केवल एक नीतिगत दस्तावेज है, बल्कि जीवन के मार्ग पर चलने का एक सशक्त मार्गदर्शक भी है। इसलिए नीति कल्पतरु को पढ़ना हर व्यक्ति के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। वर्तमान जगत में विद्यमान विविध सुभाषित ग्रंथों के मध्य नीति मंजरी ग्रंथ अपना विशिष्ट स्थान रखता है, जो विद्या और धर्म का गहन संगम प्रस्तुत करता है। इसमें वैदिक आख्यानों का सम्यक परिचय न केवल ज्ञानवर्धन करता है, बल्कि पाठकों को उनके निहितार्थों से भी अवगत कराता है। इसमें वैदिक आख्यानों को उनके सम्यक परिचय के बिना भी जाना जा सकता है। इसमें वर्णित सुभाषितों के अनुशीलन से वेदार्थ का भी परिचय प्राप्त होता है। इस ग्रंथ के रचनाकार श्री दया द्विवेदी वैदिक साहित्य की लगभग समस्त शाखाओं में निपुण के साथ ही संस्कृत साहित्य के विविध विभागों से भी परिचित थे। मूल रूप से यह ग्रंथ उक्ति विषयक तथा प्रबोधक श्लोकों का इस प्रकार का संग्रह ग्रंथ है, जिसकी अनुभूति क्षेमेंद्र की चारुचर्या तथा गुमानी के उपदेश शतक से होती हैं। किंतु इन ग्रंथों में आश्चर्यजनक अंतर प्राप्त होता है। चारुचर्या तथा उपदेश शतक की नीति संबंधी उक्तियां पौराणिक दृष्टांतों पर आधारित हैं, जबकि नीति मंजरी के समस्त दृष्टांत वैदिक कथाओं से उद्धृत हैं, जिनका उल्लेख उन्होंने ऋग्वेद की रचनाओं के संदर्भ के साथ किया है। दया द्विवेदी का परिचय नीति मंजरी के प्रथम श्लोक से ही प्राप्त होता है, जिसके अनुसार उनकी माता का नाम लक्ष्मी तथा पिता का नाम लक्ष्मीधर था। यह अत्रि के पौत्र तथा मुकुंद द्विवेदी के प्रपौत्र थे। मुकुंद द्विवेदी निश्चित रूप से विद्वान व्यक्ति थे, जिनके नाम का उल्लेख दया द्विवेदी ने स्वयं अपने पिता तथा पितामह के नाम से पूर्व किया है। इनके परिवार के आराध्य देव भगवान सूर्यम प्रतीत होते हैं, जिनको राहु तथा केतु से मुक्त करवाने का वर्णन प्राप्त होता है। वह निश्चित रूप से ऋग्वेद की शांखायन शाखा से संबद्ध थे, जिनका उल्लेख उन्होंने उस शाखा के वृत्तांतों को उद्धृत करने के लिए तथा वैदिक रचनाओं एवं छंदों दोनों का उपयोग स्वविचारों की अभिव्यक्ति हेतु किया है। उन्होंने अपना यह ग्रंथ संवत 1550 के माघ मास में संपन्न किया था, जो कि 1494 ईस्वी के समरूप प्रतीत होता है। उन्होंने अपने इस काव्य में 1184 ईस्वी में सद्गुरु शिष्य के वेदार्थ दीपिका तथा 14वीं शताब्दी के सायणाचार्य के वेद भाष्य के पर्याप्त उद्धरण प्रस्तुत किए हैं। यह काव्य 8 अष्टकों में विभाजित है, जिनमें कुल मिलाकर 166 श्लोक हैं। इसकी रचना का उद्देश्य दया द्विवेदी ने स्वयं ही स्पष्ट किया है कि नीति सिद्धांतों को स्पष्ट करने, रचनाओं के अर्थों की अभिव्यक्ति हेतु तथा ब्राह्मण साहित्य के सूत्रगत अर्थों का विचार इस ग्रंथ में किया गया है। इस ग्रंथ के 3 अथवा 4 विस्तृत पक्षों के अंतर्गत ही नीति संबंधी श्लोकों की रचना की गई है। प्रथम 2 अथवा 3 प्रारंभिक पद्यों का परित्याग करके अन्य समस्त नीति संबंधी श्लोक धर्म, अर्थ तथा काम पर आधारित हैं। इस ग्रंथ के श्लोकों की उल्लेखनीय विशेषता है कि इसके पद्मों में नीति संबंधी सार्वजनिक सत्य पर आधारित सिद्धांतों को प्रस्तुत किया गया है। इसमें दया द्विवेदी के मस्तिष्क में नीति शतक के रचयिता भर्तृहरि के समान प्रत्यक्ष रूप से उपदेश प्रधान ग्रंथ बनाने का उद्देश्य परिलक्षित होता है। नीति मंजरी के पद्यों का पद्यात्मक रचना के रूप में आकलन करना निरर्थक है, क्योंकि स्वयं दया द्विवेदी ने स्वयं को कवि सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया है। धार्मिक सिद्धांतों वाले उच्च कोटि के महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता तथा विष्णु पुराण प्रभृति ग्रंथों के सविस्तार अध्ययन के कारण ही उन्होंने वैदिक ग्रंथों तथा वैदिक आख्यानों को
विशेष रूप से वेद के अध्येता शिष्यों के लिए तथा अन्य सभाजनों के लिए रचना हेतु प्रलुब्ध किया था। इस दृष्टि से इस ग्रंथ की रचना का उद्देश्य स्पष्ट प्रतीत होता है कि इसकी रचना मूल रूप से वैदिक रचनाओं तथा मंत्रों में वर्णित आख्यानों का जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए तथा साहित्य प्रेमी अध्येताओं के मनोविनोदार्थ की गई थी। अतएव इस ग्रंथ की रचना का उद्देश्य पर्याप्त उन्नत तथा गहन था। नीति वाक्यामृतम संस्कृत वाङ्मय में 10वीं शताब्दी के जैन संत सोमदेव सूर्य द्वारा विरचित सूत्र शैलों में निबद्ध यह ग्रंथ नीति शास्त्रीय तथ्यों के ज्ञान हेतु विख्यात हैं। सोमदेव विशिष्ट प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। उन्होंने तत्काल में सुलभ समस्त शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था तथा तत्काल पर्यंत सुलभ नीति साहित्य का विशेष रूप से अध्ययन तथा मनन किया था। इसी कारण से इनके इस ग्रंथ में प्राचीन आचार्यों के अनेक आम तथ्य उपलब्ध होते हैं। जैन ग्रंथकार ने इनके इस ग्रंथ को राजनीतिक सिद्धांतों का अमृत बतलाया है। स्वयं सोमदेव ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ यशास्तिलक चंपू के तृतीय आश्वास में मम गुरु शुक्र विशालाक्ष परीक्षित पराशर भीम भीष्म श्रुति पथम जंत का उल्लेख किया है। इन आचार्यों के अतिरिक्त सोमदेव अन्य नीतिकारों से भी प्रभावित प्रतीत होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्यों का नामोल्लेख विशेष रूप से सम्मान प्रदर्शनार्थ किया है। इनके काल के विषय में प्रसिद्ध इतिहासविद स्वर्गीय श्री काशी प्रसाद जायसवाल के विवरणानुसार इसी प्रकार सोमदेव का रचा हुआ नीति वाक्यामृतम भी सूत्रों में है। इसमें प्राचीन आचार्यों की अति उत्तम बातों का संग्रह है। नीति वाक्यामृतम की रचना से पूर्व सोमदेव ने विभिन्न नीति शास्त्रकारों के ग्रंथों का अध्ययन किया था, जिसकी पुष्टि स्वयं सोमदेव ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ यशस्तिक चंपू में स्वपरिचय के संदर्भ में की है। वह पर्याप्त प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वह वाद विवाद में पारंगत तथा विविध विषयों के प्रकांड पंडित थे। यशस्तिलक चंपू के गद्य पद्य में उनके प्रौढ़ पांडित्य का परिचय प्राप्त होता है। इनके पद्मों में प्रसाद गुण के साथ ही प्रौढ़ तर्क तथा दृष्टांत प्राप्त होते हैं। तात्कालिक व्यवस्था के अनुसार उनको विद्वद मंडली के द्वारा तथा अन्य सभा समितियों में स्यादवाचाल सिंह, तार्किक चक्रवर्ती, वादिय पंचानन, वाक्कल्लोलपयोनिधि तथा कवि कुलराज इत्यादि उपाधियों से विभूषित किया गया है। नीति वाक्यामृतम की रचना उन्होंने षण्णवती प्रकरण युक्ति चिंता, मणिसूत्र, महेंद्र मातिल संजल्प तथा यशोधर महाराज चरित ग्रंथों की रचना के उपरांत की थी। नीति वाक्यामृतम स्वविशिष्ट सूत्र शैली में अर्थ गांभीर्यम तथा अनुभव युक्त उक्तियों से युक्त है। इसमें शासक तथा शासित, विनेता तथा विनयी, धर्म, अर्थ, काम तथा ब्रह्मचारी, गृहस्थी तथा वानप्रस्थी लगभग समस्त विषयों पर सुंदर सारगर्भित चिंतन सामग्री उपलब्ध होती है। यह ग्रंथ 32 समुद्देशों में विभक्त है। प्रत्येक समुद्देश का नामकरण विवेच्य विषय के आधार पर किया गया है। इस ग्रंथ के अध्ययन से मनुष्य सहज ही सांसारिक व्यवहार कुशलता को प्राप्त करके सुखपूर्वक जीवन यापन कर सकता है। इन विशेषताओं से युक्त यह ग्रंथ नीति ग्रंथों में विशिष्ट स्थान से गौरवान्वित है। जिस तरह कामंदक ने चाणक्य के अर्थशास्त्र के आधार से संक्षेप में अपने नीतिसार का निर्माण किया है, उसी प्रकार सोमदेव सूर्य ने उनके समय में जितना नीति साहित्य प्राप्त था उसके आधार से इस नीति वाक्यामृत ग्रंथ का निर्माण किया है। दोनों में अंतर यह है कि नीतिसार श्लोकबद्ध है और केवल अर्थशास्त्र के आधार पर लिखा गया है, परंतु नीति वाक्यामृत गद्य में रचित है और अनेकानेक ग्रंथों के आधार से इसका निर्माण हुआ है। यद्यपि अर्थशास्त्र की भी इसमें यथेष्ट सहायता ली गई है।